नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रामनवमी के दिन सांप्रदायिक हिंसा की आग में फिर जला देश। बंगाल में आगजनी तो बिहार में भी हिंसा की घटना आई सामने। ममता बनर्जी ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। राहुल को विदेशी समर्थन मिलने पर घिरी कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को कहा शुक्रिया, तो कपिल सिब्बल ने दी नसीहत, कहा ये हमारे घर की लड़ाई है। पंजाब के होशियारपुर में अमृतपाल के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज। ड्रोन से की जा रही तलाश। पुलिस ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर लगा झटका। सीबीआई मामले में जमानत याचिका हुई खारिज। अब हाईकोर्ट में लगाएंगे अर्जी। डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति उम्मीदवारी पर लगा ग्रहण। पॉर्न स्टार को पैसे देने के मामले में क्रिमिनल चार्जेस का करना होगा सामना। जूरी ने सुनाया फैसला। आज की पहली खबर में बात करेंगे रामनवमी के दिन भड़की हिंसा पर। रामनवमी पर निकाले गए जुलूस के दौरान देश के कई शहरों से हिंसा और पथराव की खबरें सामने आई। बिहार के सासाराम में आगजनी और पत्थरबाजी की घटना सामने आने के बाद वहां धारा 144 लागू की गई, तो वहीं बंगाल में भी रैली के दौरान हिंसा भड़काई गई। हावड़ा के शिवपुर में रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने वहां खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा दूसरे दिन भी वहां पत्थरबाजी की गई। अब इसे लेकर बंगाल में फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। हावड़ा की इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी ने बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस मामले में अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो बंगाल का माहौल वैसे ही तनावपूर्ण है, इस बीच ममता बनर्जी फिर अपनी राजनीति कर रही है। देखिए, बंगाल हो, बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही है। सवाल ये उठता है कि आप इस तरह के तत्वों को पॉलिटिकल समर्थन आप करते रहें, उनका बचाव करते रहें। अब ममता बनर्जी से ये और क्या उम्मीद की जा सकती है? आप ये कहते हैं कि भाई हिंदू जुलूस निकाले, आवाज नहीं करे, और जिस रूट पे सरकार सहमत होती है उस रूट से वो जुलूस गुजरता है, कुछ लोग आ जाते हैं। ये कुछ लोग नहीं, ये मुस्लिम भीड़ है। साफ साफ कहना पड़ेगा। साल में हर दिन रामनवमी की जुलूस तो निकाली जाती नहीं है। साल में एक दिन निकलता है इस तरह का जुलूस, और उसमें भी आप पत्थरबाजी, तस्वीरें आ रही है हर जगह से, मस्जिदों से पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये किस तरह का माहौल है? और ये तब होता है जब इस तरह के तत्वों को लगता है कि यहां पे हमारी सरकार है, और जब हिंसा भड़क जाती है तो अपनी करतूतों को छुपाने के लिए वहां की सरकारें इस पे राजनीति खेलना शुरू कर देती हैं। रामनवमी में उस जुलूस में शामिल सारे लोग ये बीजेपी के नहीं हैं, ये आम हिंदू हैं। और कब तक आप राजनीति के चश्मे से भीड़ को आप पहचानेंगे? दिक्कत क्या है? वोट बैंक की राजनीति की वजह से कुछ लोगों का दिमाग 7वें आसमान पे इन राजनीतिज्ञों ने पहुंचा दिया है। उनको लगता है कानून क्या है। जब सरकार हमारी जेब में है तो पुलिस और कानून का खौफ नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है। और एक बात ये कहना ज़रूर पड़ेगा कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का ठेका सिर्फ हिंदू समुदाय ने नहीं ले रखा है। मिलजुल के रहने का मतलब ये नहीं होता है कि हर वार, हर जगह, हर समय हिंदुओं को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। और इसी गलत प्रथा की वजह से इस तरह के नेताओं को लोग
पसंद करना बंद कर चुके हैं। जी बिल्कुल, यानी कि बंगाल एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है और ममता बनर्जी इस मुद्दे को शांत करने के बजाय मौके का फायदा उठाकर उस पर अपनी राजनीति करने में लगी है। वहीं मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद जर्मनी ने कांग्रेस के सुर से सुर मिलाते हुए राहुल गांधी का समर्थन किया था, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जहां जर्मनी को धन्यवाद दिया तो कपिल सिब्बल को यह बात रास नहीं आई। कांग्रेस के विदेशी दोस्तों का साथ मिलने पर कपिल सिब्बल ने दो टूक ये बात कह डाली कि हमें विदेश से समर्थन की जरूरत नहीं है, हमारी लड़ाई हमारी अपनी है और इसमें हम सब साथ हैं। आपको बता दें कि जर्मनी की एक महिला अधिकारी ने राहुल गांधी के मामले में दखल देते हुए कहा था कि जर्मनी ने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सदस्यता जाने के मामले पर ध्यान दिया है और इस मामले में भारत सरकार की ओर से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, पहले जर्मनी की ओर से कांग्रेस के समर्थन में बयान आया, राहुल गांधी के समर्थन में बयान आया, अब क्यों कपिल सिब्बल ने ये बयान दिया? देखिए, कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस में थे, फिर राहुल गांधी से इनका मनमुटाव होता है। राहुल गांधी बीच मीटिंग में इनको कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दलाल बन चुके हो। ये नाराज होते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ये राज्यसभा पहुंच जाते हैं। घर पे मीटिंग होती है कि राहुल के अलावा तमाम विपक्षियों को किस तरह से इकट्ठा किया जाए, वो अपने घर में इस तरह की मीटिंग्स करते हैं। अब कपिल सिब्बल कौन है? कपिल सिब्बल अब वो कांग्रेस पार्टी के कोई नेता नहीं है, बल्कि वो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने वाले एक सूत्र बन चुके हैं। ये उनके स्पोक्स पर्सन बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन पाकर वो वहां तो गए, लेकिन अभी इनका रोल जो है वो इस तरीके का रोल है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना हो, ये तमाम यूपीए के लोगों को, तो कपिल सिब्बल को आगे किया जाता है। दिक्कत क्या है? तमाम विपक्षी पार्टियां इस बात को समझ चुकी हैं कि जो जर्मनी से या यूएस से या विदेश से कोई इस तरह का बयान आता है राहुल गांधी के समर्थन में, ये बैकफायर करेगा। कोई भी सेंसिबल हिंदुस्तानी जिसको हिंदुस्तान पे गर्व है, ये नहीं चाहेगा कि विदेशी शक्तियां हिंदुस्तान की राजनीति में ना गुजरें। और दिक्कत क्या है दूसरी, कि आप चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार हो, ममता हो, केजरीवाल हो, लालू यादव की पार्टी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, ये सामने आकर के नहीं क्रिटिसाइज कर सकते कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो खराब है। जर्मनी को धन्यवाद करना वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे भारतीय जनता पार्टी कहेगी विपक्ष टूट गया। तो कपिल सिब्बल इज द वॉइस ऑफ दैट ऑपोजिशन। और इसलिए ये जो अभी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के मसले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति तैयार की है कि 1 महीने तक हम कोई लीगल रेमेडी नहीं लेंगे, हम हाईकोर्ट में अपील नहीं करेंगे, और इस दौरान राहुल गांधी को बहुत बड़े नेता और बहुत बड़े त्यागी तपस्वी बना करके पेश करेंगे, ये विपक्षी पार्टियां उसे लाइक नहीं कर रही हैं। और इसीलिए इन्होंने कपिल सिब्बल को आगे किया और कपिल सिब्बल ने 2-2 कांग्रेस पार्टी को कहा है कि जो भी पार्टियां, वो 17-18 पार्टियां जो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, उन्हें ये पसंद नहीं है कि आप जर्मनी या विदेश के किसी देश को लेकर के आप इस मसले में कोई कमेंट करवाएं। तो बड़ी मुसीबत है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक तो जनता नाराज है, और जिनके साथ मिलकर आप गठबंधन 2024 में बनाना चाहते हैं वो भी नाराज है। सम टोटल जो इस पूरे केस का ये है कि विपक्षी पार्टियों ने गांधी परिवार और खास करके राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, जब राहुल गांधी को विदेशी समर्थन मिलने पर सवाल उठने लगे तो उन सवालों से बचने के लिए कपिल सिब्बल ने ये बयान दिया है। आगे बात करते हैं पंजाब पुलिस से लगातार भाग रहे अमृतपाल की। 18 मार्च को हुई कार्रवाई के बाद से आतंकी अमृतपाल लगातार फरार है। वो पुलिस को चकमा देकर हर रोज अपने ठिकाने बदल रहा है। अमृतपाल को ढूंढने के लिए होशियारपुर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां उसे ड्रोन
ड्रोन से तलाश किया जा रहा है। वहीं अमृतपाल के स्वर्ण मंदिर में सरेंडर की शर्तें सामने आने के बाद पंजाब पुलिस ने आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही अमृतसर पुलिस के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह भंडाल का कहना है कि अमृतपाल जहां चाहे वहां सरेंडर कर सकता है, सब कुछ कानून के मुताबिक ही किया जाएगा। इसके अलावा अब अमृतपाल ने एक और वीडियो जारी कर अपने फरार होने की भी सफाई दी, जिसमें उसने कहा कि वो भाग नहीं रहा, सिर्फ बगावत के दिन काट रहा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से उसका सर्च ऑपरेशन अब तेज कर दिया गया है, लॉ एंड ऑर्डर ने भी बोल दिया है कि सब कुछ कानून के मुताबिक किया जाएगा, तो क्या इस बार भी पंजाब पुलिस एक बार फिर अमृतपाल के सामने घुटने टेकेगी? देखिए, ये हो ही नहीं सकता कि बिना पुलिस और सरकार के सहायता से कोई शख्स इस तरीके से बचता जाए। सारे लोग पकड़े जा रहे हैं। मालूम चलता है होशियारपुर में नजर आया, 2 गाड़ियां हैं, जिस गाड़ी में वो नहीं बैठा उसके सारे लोग पकड़े जाते हैं, ये गायब हो जाता है। इसके चाचा पकड़े गए, भतीजा पकड़ा गया, दोस्त पकड़ा गया, इसका ड्राइवर पकड़ा गया, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, यही बच जा रहा है। पंजाब पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही है। ऐसा नहीं कि पंजाब की पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, वहां की सरकार इनकॉम्पिटेंट है। और यह तमाशा चलता रहेगा। यह तमाशा इसलिए चलता रहेगा कि वहां की जो चुनी हुई सरकार है वही नहीं चाहती कि इसको पकड़ा जाए। आज दिन भर क्या हुआ? यह तमाशा टेलीविजन पे चल रहा है। होशियारपुर में देखा गया तो टीवी कैमराज वालों को बता दिया जाता है कि इस इलाके में है, ड्रोन उड़ा दिया, पुलिस वाले सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है? कोई नहीं। कहाँ है मालूम नहीं। भाई, अगर आपके इतने ज़्यादा पुख्ता जानकारी आपके पास था कि फला फला गांव में है, आप घेर लेते हो, टीवी वालों को बुला लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, ऐसा प्रतीत करवाते हो देश को कि पंजाब पुलिस लगी हुई है उसको ढूंढने में। बहुत विलंब हो गया। अब लोगों को लग रहा है कि एक आदमी को ढूंढा नहीं जा रहा, एक आदमी को हीरो बनाने का काम किया जा रहा है केजरीवाल और उसकी सरकार के द्वारा। बहुत शर्मनाक चीजें हो रही हैं। अकाली दल के एक बड़े लीडर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भाग जाओ। कोई कह रहा है भाई स्वर्ण मंदिर में जाकर के वहां पे आप सरेंडर कर दो। अब यही सब दिन देखने को मिल गया था कि एक नौसिखिया जो 1.5 साल पहले हिंदुस्तान आया है वो आपको उंगलियों पर नचा रहा है, और 80,000 पुलिस पंजाब की वो तमाशा देख रही है। पुलिस उसे कभी भी पकड़ सकती है। दिक्कत वहां की सरकार, वहां के गृह मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री का है, जो इसे होने नहीं देना चाह रहे। जी बिल्कुल। लगातार अमृतपाल के ठिकानों का पता चलने के बाद भी पंजाब पुलिस इस भगोड़े को पकड़ने में नाकाम रही है, जिसके बाद अब उसे होशियारपुर में घेरा गया है और वहां उसे पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। अगली खबर में बात करेंगे घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई की। दिल्ली के आबकारी नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने इस केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अब निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करेंगे। आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। वो सीबीआई के साथ ही ईडी की जांच का शिकंजा भी उन पर कसता चला जा रहा है। हालांकि इससे पहले सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। अब 5 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है। डॉक्टर साहब, फिर से मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा। देखिए, ये ओपन एंड शट केस है। एक तरफ सबूतों का भंडार है जो सीबीआई और ईडी ने इकट्ठा किया है केजरीवाल और उसके साथियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ भाषणबाजी है कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, तो हम कट्टर ईमानदार हैं, हम स्कूल बनाते हैं। अरे ये शराब मंत्री तुम्हारा, इसने कार्टेलाइजेशन किया है, इसने सबूत मिटाने के लिए अपने फ़ोन को डिस्ट्रॉय किया है, कई सारे सिम बदले हैं, दूसरे के नाम पे इशू कराया गया सिम वो खुद इस्तेमाल कर रहा है। ये तो चोर उचक्के बेईमान लोग करते हैं। यही केजरीवाल इतने दिनों तक ये कहता आ रहा था कि बिना किसी सबूत के, भाई अब सबूत जाकर के दो कोर्ट के अंदर। ये तो सीबीआई का केस है, अभी
ईडी का केस अलग चलेगा, तिहाड़ में कई महीने अभी गुजारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये दिन के उजाले की तरह साफ है। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है कि शराब के मामले में क्या हुआ। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स दिल्ली की दुकानों में नहीं मिलते। वो शराब की बोतलें नहीं बिक रही। क्यों? क्योंकि जिनसे पैसे ले रखे हैं सिर्फ उसका ही ब्रांड बिक रहा है। जिस किसी को भी ये पता नहीं हो, दिल्ली की शराब दुकानों में जाएं, आप पूछिए, वो बता देंगे भाई क्यों सर्टेन ब्रांड्स वो दिल्ली में नहीं बिक रहे हैं। केजरीवाल को लगता है कि वो दुनिया का सबसे अक्लमंद व्यक्ति है। उसको लगता है कि पूरी दुनिया को झांसा दे सकता है। भाषण देकर ये मीडिया वालों को तो खरीद सकता है एडवर्टीजमेंट के नाम पे पैसे देकर। अदालत में सबूत और दलील काम आती हैं। केजरीवाल के पास इस केस में ना तो सबूत है उसके पास और ना ही दलील उसके पक्ष में है। जी बिल्कुल, यानी कि सिसोदिया जेल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं और कोर्ट बार बार अपने फैसले में कह रहा है कि बाहर आके सिसोदिया सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, जिससे केजरीवाल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आखिरी खबर में बात करेंगे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती मुश्किलों की। मैनहट्टन में एक ग्रैंड जूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके 2016 के चुनाव अभियान के दौरान एक अडल्ट स्टार को गुप्त रूप से पैसे देने के लिए दोषी ठहराया है और अभियोग चलाने के पक्ष में मतदान किया। जूरी का कहना है कि इस दौरान ट्रंप ने एक पॉर्न स्टार को पैसे देकर उसका मुंह बंद कराया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिकी इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे जिन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। हालांकि इस मुकदमे में ट्रंप किन आरोपों का सामना करेंगे इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। ट्रंप पर मुकदमा चलने का रास्ता जूरी की वोटिंग के बाद संभव हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या कुछ है ये पूरा मामला जिसमें अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ने वाली? देखिए, कोई मामला नहीं है। 2006 में एक पॉर्न स्टार के साथ इनकी दोस्ती होती है। इलेक्शन नज़दीक आता है तो 10 साल के बाद वो पॉर्न स्टार आकर के ये कहती हैं कि हमारे साथ इनका शारीरिक संबंध हुआ था। मामला आगे बढ़ता है तो ये बताया जाता है कि इन्होंने कुछ पेमेंट किए और उसके बाद वो पैसे लेकर $1,30,000 वो लेकर के बैठ जाती है। फिर उसके बाद ये मसला दब जाता है। अब वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें कई सारे ऐसे चीज़ें हो रही हैं जिससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये मसला जो अटॉर्नी जनरल का है, इनका नाम है एलन ब्रैग। ये व्यक्ति, वहाँ चुनाव होता है इसका, अटॉर्नी का भी, बताया ही जा रहा है कि इसके कैंपेन में जॉर्ज सोरोस ने $1,00,000 दिए। उसकी बेटी ने $10,000 दिए और उसके बेटे ने, मैंने जॉर्ज सोरोस की बेटी, जॉर्ज सोरोस का बेटा, ये सब उसको कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ये कलर ऑफ चेंज PSC नाम की संस्था के जरिए ये सब कुछ हो रहा था। तो वहां के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किस तरीके से जॉर्ज सोरोस करता है वो इससे सामने साबित हो रहा है। लेकिन जनरली क्या होता है, किस तरह के जो PSCs बनते हैं वो इलेक्शन खत्म होने के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन एलन ब्रैग के जीतने के बाद सोरोस ने उसमें $1,00,000 और डाला। मतलब एक काम दिया गया उसको। काम ये था कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नेल करना है, इस केस में फंसाना है। अब बात को समझिए, यह हर जगह जहां कहीं भी इतना बड़ा खेल होता है, जहां राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, अपोजिशन लीडर्स, ये सारे इस गेम में इन्वॉल्व होते हैं, यहां ये 90 साल का बूढ़ा, ये जॉर्ज सोरोस का नाम हर जगह क्यों आ जाता है? क्या बात है इसमें? और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो लड़ाई लड़ेंगे। जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानूनी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो अटॉर्नी हैं एलन ब्रैग, वो जॉर्ज सोरोस का एक पाला हुआ जानवर है।
तो ये जो है वो एक इंटरेस्टिंग कहानी है, हिंदुस्तान को इससे सीख लेनी चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टीज, वो पत्रकार, वो मीडिया एजेंसीज, वो सारी लोग जो इस तरह के डीप स्टेट में ऑपरेट करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते रखते हैं, वो ना इस देश के हैं, ना ही उन्हें इस देश से कोई प्रेम है। पैसे लेकर हिटमैन का काम करना ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को सतर्क रहना चाहिए और सोरोस के दलालों को पहचानना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें फिर एक बार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और ये सब उस समय हो रहा है जब ट्रंप एक बार फिर 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होना चाह रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।